CDS यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, इसका एग्जाम क्या होता है, इसके एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, कितनी सैलरी इसको ज्वाइन करने के बाद मिलती है, पेपर का पैटर्न क्या होता है, A to Z सारी की सारी जानकारी हम लोग जानने वाले हैं CDS एग्जाम के बारे में। कब कब इसके फॉर्म निकलते हैं, कब एग्जाम होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सब कुछ हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे CDS एग्जाम के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। CDS यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ये एक सेना में भर्ती होने के लिए एग्जाम होता है। इससे पहले मैंने NDA एग्जाम पे वीडियो बनाया था, आप चाहो तो देख सकते हो। NDA एग्जाम में मेल फीमेल मैथ बायो वाले सभी लोग एलिजिबल हैं एंड आप 12th के तुरंत बाद अप्लाई कर सकते हो। सो आप इस वीडियो को देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। फिलहाल मैं CDS की बात करती हूँ, ठीक है। CDS भी कुछ इसी तरह का एग्जाम है, जैसे NDA में जल सेना, थल सेना, वायु सेना में आपका नौकरी लगता है, वैसे ही CDS के थ्रू भी जल सेना, थल सेना, वायु सेना में आपकी नौकरी लगती है। थोड़ा सा फर्क है कि NDA आप 12th पास आउट करने के बाद देते हो, CDS जो है वो आप ग्रेजुएशन के बाद देते हो। अगर कंप्लीट कंपैरिजन पे आपको वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट करना, कंप्लीट कंपैरिजन पे आपको वीडियो मिल जाएगा। आप कमेंट में लिख देना NDA वर्सेस CDS, NDA वर्सेस CDS, ठीक है। सो दोनों का कंपैरिजन वीडियो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग CDS पे फोकस करते हैं और NDA के लिए आप डिटेल वीडियो देख ही सकते हो। CDS का जो एग्जाम है वो साल में 2 बार होता है। एक होता है आपका अप्रैल में, दूसरा होता है सितंबर में, यानी कि हर सितंबर हर अप्रैल को आपका CDS का एग्जाम होता है। हाँ, थोड़ा बहुत डेज इधर उधर हो सकते हैं, कभी 1 अप्रैल को हो गया, कभी आपका 20 अप्रैल को हुआ, 30 अप्रैल को हुआ, ऐसे मतलब थोड़ा बहुत डेट वेरी करता है, लेकिन महीना लगभग सेम ही रहता है। अप्रैल में और सितंबर में 2 बार एग्जाम होते हैं, ठीक है। और इन 2 बार एग्जाम्स के जो फॉर्म आते हैं वो इनके करीब 3-3 महीने पहले आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि इससे आपका किसमें भर्ती होता है, तो इससे आपका एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में भर्ती होता है, यानी कि जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों ही सेना में आपका भर्ती होता है। कौन सी पोस्ट पे जाते हो, कितना सैलरी होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, सब कुछ हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना। देखो, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी इसमें देखो टोटल 4 एकेडमी आपको मिलेगी, जिनमें से 3 एकेडमी की परमानेंट जॉब होती है और जो लास्ट वाले होते हैं उनकी परमानेंट जॉब नहीं होती, उनकी केवल 10 साल की नौकरी होती है, ठीक है। सो जिनकी 10 साल की नौकरी है उसे हम कहते हैं OTA यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, OTA, ठीक है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। और बाकी जो 3 है उसे हम कहते हैं IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, और दूसरा होता है AFA यानी कि एयर फोर्स एकेडमी, फिर होता है INA यानी कि इंडियन नेवल एकेडमी। सो ये जो 3 है इनमें परमानेंट जॉब लगती है, और लास्ट वाला जो है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ये भी आर्मी का ही पोस्ट होता है, इसमें आपकी 10 साल की नौकरी लगती है। सो ये जो परमानेंट नौकरी है उसमें सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड मेल एलिजिबल है, यानी ऐसे लड़के जो अविवाहित हैं वो ही इन तीनों में से किसी में भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लास्ट वाला है OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, इसमें क्या होता है, इसमें फीमेल भी एलिजिबल है और मेल भी एलिजिबल है, और ये सिर्फ 10 साल की जॉब होती है, इससे ज़्यादा की जॉब नहीं होती है। 10 साल तक आपकी सर्विस रहेगी, इससे ज़्यादा आपकी सर्विस नहीं रहेगी, इस बात का आपको ध्यान रहे, ठीक है। और पेपर भी इसलिए इजी होता है, आपका OTA का पेपर इजी होता है एज कम्पेयर टू इन तीनों के। सो अगर आपको शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट जॉब करनी है तो आप इसके बारे में सोच सकते हो, इजी पेपर आता है इसका एज कम्पेयर टू परमानेंट जॉब वालों का। डिटेल अभी हम डिस्कस करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। देखो, CDS के एग्जाम के थ्रू ही इन चारों जगह पे आप जा सकते हो, चाहे वो आपका IMA हो, चाहे INA हो, चाहे AFA हो, चाहे OTA हो, इन सभी के लिए CDS का एग्जाम होता है। CDS का एग्जाम आपका 3 चरण में होता है, 3 स्टेजेस में होता है, और तीनों स्टेजेस आपकी अलग अलग दिन होती हैं। पहला स्टेज होता है रिटन एग्जाम, जिसमें आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, MCQ क्वेश्चंस आएंगे और आपको टिक करना होता है क्वेश्चंस, ठीक है। दूसरा एग्जाम होता है आपका SSB टेस्ट, जो कि इंटरव्यू कहलाता है। SSB टेस्ट के बारे में मैंने आपको NDA में भी बताया था। सो SSB टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, 5 दिन का आपका इंटरव्यू होता है। और तीसरा स्टेज होता है आपका मेडिकल। ये तीनों स्टेज पार करने के बाद ही आपका CDS में भर्ती होता है। बात समझ में आती है? अच्छा, अब इन तीनों स्टेज के एग्जाम के हम बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले एक बार एलिजिबिलिटी जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर एलिजिबिलिटी नहीं पता होता है तो फिर आगे नहीं बढ़ते हैं। सो एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी सी है कि अनमैरिड मेल के लिए परमानेंट जॉब है, और फीमेल के लिए सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी जॉब्स है, और मेल वालों के लिए टेम्परेरी प्लस परमानेंट दोनों है।
मेल के लिए टोटल 4 पोस्ट है, 3 परमानेंट और 1 टेम्परेरी, ठीक है, या शॉर्ट टर्म इसे कोर्स भी कहते हैं, शॉर्ट टर्म जॉब भी इसे कहते हैं। और जो फीमेल है वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म जॉब के लिए एलिजिबल है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आर्मी में वो ऑफिसर्स बन सकती है, बाकी वायुसेना और जल सेना में नहीं जा सकती। बात समझ में आती है आपको? और इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। और एक बात इसमें आपको जाननी होगी कि अगर आपको आईएमए में जाना है, यानी कि आपको आर्मी में जाना है, सो उसके लिए ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम विथ एनी परसेंटेज, मतलब कि ग्रेजुएशन आपने चाहे आर्ट्स में किया हो, मतलब आपने बीए किया हो, आपने चाहे बीएससी बायोलॉजी से किया हो, बायोटेक्नोलॉजी से किया हो, आपने चाहे मैथ से किया हो, फिजिक्स से किया हो, कोई मतलब नहीं है, आपका बस ग्रेजुएशन होना चाहिए। सभी स्ट्रीम्स वाले एलिजिबल है, ठीक है। और आपकी चाहे जो परसेंटेज आई है, आप अगर पास हो तो आप एलिजिबल हो। बात समझ में आती है आर्मी के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं ओटीए, जो कि लड़कियों वाली बात है, जो मतलब लड़कियों वाला मैंने बताया शॉर्ट टर्म कोर्स। उसमें भी ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम एनी परसेंटेज, यानी कि किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, किसी भी फील्ड में आपने कितने भी आपके परसेंटेज आ रहे हैं, आप एलिजिबल हो। इसके बाद बात कर लेते हैं आईएनए, यानी कि इंडियन नेवल एकेडमी। इसमें जाने के लिए आपका बीटेक करना जरूरी है। बीटेक वो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, ऐसा नहीं है कि आप फूड टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से क्यों, नहीं नहीं नहीं, बीटेक आपका मेन ब्रांच होनी चाहिए, जैसे कि सीएस हो गया, जैसे कि मैकेनिक्स हो गया, जैसे कि एरोनॉटिक इंजीनियरिंग हो गया, नेवल इंजीनियरिंग हो गया, ये सब आपको करना जरूरी है, ठीक है। आप बायोलॉजी से रिलेटेड बीटेक कोर्स नहीं कर सकते, बीटेक मैथ से रिलेटेड कोर्सेज ही होने चाहिए। इसके बाद है आपका एएफए, यानी कि एयर फोर्स एकेडमी। इसमें आपका क्राइटेरिया क्या है कि जो आपका 12वीं है वो आपका मैथ से होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। हाँ, मैथ के साथ आपका बायो है तो बात अलग है, लेकिन मेन सब्जेक्ट्स में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका होना चाहिए, प्लस आपका बीटेक होना चाहिए मैथ्स के सब्जेक्ट से। बात समझ में आई? तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की, मतलब आईएमए, ओटीए, आईएनए और एएफए की अलग अलग है, पर इनके लिए एग्जाम सेम होना है, एग्जाम में कोई अंतर नहीं है। चाहे आप बीटेक करके जा रहे हो, आप ग्रेजुएशन करके जा रहे हो, चाहे आपके जितने भी परसेंट है, एग्जाम आपके सबका एक ही होगा। तो आप कहोगे ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है। नाइंसाफ़ी नहीं है बच्चों, एग्जाम एक होगा और उस पर जो मेरिट बनती है, उस मेरिट के अनुसार आपको अलग अलग पोस्ट दी जाती है। जैसे मान लो जिसमें बीटेक मांगा गया है आईएनए और एएफए में, इसकी जो कट ऑफ है वो हाई जाती है एज कम्पेयर टू आईएमए। मिलिट्री वाले के कंपेयर में इसकी कट ऑफ हाई जाती है, तो कोई नाइंसाफ़ी नहीं है। कट ऑफ इसकी हाई जाती है तो ऑटोमेटिकली उसमें अच्छे रैंक वाले बच्चे सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं पेपर की बात कर लेती हूँ। रिटन एग्ज़ाम, रिटन एग्जाम एसएसबी और मेडिकल, ये 3 स्टेज में पेपर होता है। तो पहले हम रिटन एग्जाम की बात कर रहे हैं। रिटन एग्जाम मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लंबा लंबा पैराग्राफ लिखना होगा, नहीं नहीं नहीं, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं और ऑफलाइन पेपर होता है, इसी को हम रिटन कह रहे हैं। रिटन में ये नहीं कि आपको लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने हैं, नहीं, आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, आपको टिक करना होता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी आपकी, ठीक है। इसमें आपका 3 सब्जेक्ट आएगा, किसके किसके लिए? परमानेंट जॉब वाले के लिए, यानी कि आईएमए, आईएनए और एएफए, जिसमें लड़कियां नहीं जा रही हैं, जो 3 अनमैरिड मेल के लिए है, परमानेंट जॉब है, उसके लिए मैं बता रही हूँ। अभी फीमेल वाला अलग से बताऊंगी। सो उसके लिए आपका इंग्लिश, जीके और मैथ आएगा। इंग्लिश में 120 क्वेश्चन, जीके में 120 क्वेश्चन, मैथ में 100 क्वेश्चन, और सारे सेक्शन 100-100 मार्क्स के हैं। यानी इंग्लिश के 120 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, जीके के 120 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, मैथ्स के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, और सबको सॉल्व करने के लिए 2-2 घंटा आपको दिया जाएगा। अब कहोगे मैम 6 घंटे का पेपर होता है, तो आंसर है हाँ, 6 घंटे का पेपर होता है, एक ही दिन सारा पेपर कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। हाँ, आपको बीच बीच में कुछ इंटरवल दिए जाते हैं पेपर्स के लिए, लेकिन तीनों आपका एक ही दिन होता है, अलग अलग दिन नहीं होता है। 6 घंटे का समय आपको निकालना पड़ेगा, 6 घंटे यानी पूरा दिन भर लग जाता है पेपर होने में। बात समझ में आती है? सो जीके, इंग्लिश और मैथ 100-100 नंबर का आएगा आपका। जीके इंग्लिश का 120 क्वेश्चन होगा, मैथ का 100 क्वेश्चन होगा 2 घंटे में, ठीक है। 2-2 घंटे तीनों सब्जेक्ट के लिए आपको टाइम मिलेगा। सो टोटल 300 नंबर का पेपर होता है। और कट ऑफ की बात कर ले तो कट ऑफ आपकी 125 से 150 के बीच में रहती है, 125 से 150 तक आपकी कट ऑफ जाती है। सो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आसानी से आप स्कोर कर सकते हो अगर आप ठीक ठाक से पढ़ रहे हो तो। और बहुत टफ लेवल का पेपर नहीं आता है इसमें। टफ जो इस पेपर को मतलब सीडीएस एग्जाम को जो टफ बनाता है वो होता है इसका एसएसबी इंटरव्यू, ठीक है। पेपर जो रिटन एग्जाम है वो इतना टफ नहीं होता। आगे बात कर लेते हैं,
एक और यहाँ पे क्राइटेरिया आती है कि ऐसा नहीं है कि आप कोई एक सब्जेक्ट छोड़ दो, जो आपको नहीं आता वो छोड़ दो, ऐसा आप नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैंने कहा ना कि मिलिट्री में ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम वाले जा सकते हैं। मान लो आप मैथ से नहीं हो, आप बायो से हो या आप आर्ट से हो, तो आप सोच रहे हो कि हम मैथ वाला छोड़ देंगे, हम इंग्लिश वाला और जीके कर लेंगे, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। हर एक सेक्शन में कम से कम 20-20 मार्क्स लाना ज़रूरी है, अदरवाइज आप क्वालिफाई ही नहीं कहलाओगे। यानी कि इंग्लिश में कम से कम 20 मार्क्स आपके आने चाहिए, जीके में भी 20, मैथ्स में भी 20 जब तक नहीं आएगा तब तक आप क्वालिफाई ही नहीं माने जाओगे। सो आपको पढ़ने तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे और कम से कम 20 मार्क्स सिक्योर करना पड़ेगा। ठीक है, ये कट ऑफ अलग है, क्वालिफाइंग मार्क्स अलग होता है। आप अगर कट ऑफ क्लियर भी कर ले रहे हो, जैसे मान लो इंग्लिश और जीके का 100 मार्क्स का पेपर है, 200 नंबर, आप 200 में 200 ला दो, लेकिन मैथ में 0 ला रहे हो, तो भी आप क्वालिफाई नहीं कहलाओगे। बात समझ में आ रही है? 20 मार्क्स कम से कम लाना ज़रूरी है। अब बात करते हैं गर्ल्स की, यानी कि ओटीए वाले की। ओटीए वाले में क्या होता है, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, केवल 10 साल की नौकरी होती है, इससे ज़्यादा की नहीं होती है, और इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लड़कियों के लिए केवल यही एक अपॉर्चुनिटी है सीडीएस एग्जाम के थ्रू, बाकी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसमें क्या होगा, इसमें क्योंकि शॉर्ट सर्विस कमीशन है, आपका कम समय के लिए आप नौकरी कर सकते हो, तो इसमें सब्जेक्ट भी कम आते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और जीके पूछा जाता है, आपसे मैथ्स नहीं पूछा जाता, ये आपके लिए कंसेशन की बात है। सो आपका सेम टू सेम वही पेपर होता है, जो पेपर मतलब बाकी दे रहे हैं वही आपको देना होता है, बस आपको मैथ्स का अलग से नहीं देना होता है। सो आपका टोटल 4 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे का इंग्लिश, 2 घंटे का जीके, 120 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का होगा, टोटल 200 मार्क्स। सेम वही पेपर है, कुछ अलग पेपर नहीं आ रहा, बस मैथ्स वाला पेपर आपको नहीं देना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक ही दिन सारा पेपर आपका होना रहेगा। इसमें कट ऑफ जो है वो 100 मार्क्स के लगभग जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें मैथ्स वगैरह है नहीं, मैथ्स से ही कट ऑफ ज़्यादा वैरी कर जाती थी, तो इसमें 100 मार्क्स के लगभग कट ऑफ जाती है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं। इसके बाद क्या है ना, आपका एसएसबी टेस्ट होगा। एसएसबी टेस्ट में 5 दिन का इंटरव्यू होता है, जिसमें अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर आपको एसएसबी टेस्ट पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि एसएसबी टेस्ट की आप डिटेल वीडियो ला दो, यानी कि एसएसबी इंटरव्यू टेस्ट में क्या होता है, 5 दिन में क्या इंटरव्यू में क्या होता है, तो उसके लिए आप कॉमेंट कर लेना, या फिर हमारी एनडीए वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है। इसमें बेसिकली मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ। 5 दिन तक आपको मतलब बुलाया जाता है एक पर्टिकुलर जगह पे, जहाँ पे आपका मतलब इंटरव्यू होना है। वहाँ पे आपका हाव भाव एक्टिविटीज़ चेक की जाती है कि आप उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो, वास्तव में आप डिजर्व करते हो कि नहीं करते हो, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं मेडिकल की। मेडिकल में क्या होता है, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड देखा जाता है और बाकी आपकी शारीरिक चीज़ें देखी जाती है। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, चेस्ट का एक्सरे होता है, ईयर, नोज, टंग्स, आई टेस्ट, ये सारा होता है। आपका सर्जरी कोई बॉडी पे तो नहीं हुई है, ये भी टेस्ट होता है। आपका आई, डेंटल और जनरल मेडिकल ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी। ठीक है, मतलब पूरा मेडिकल टेस्ट होगा आपका, कुछ भी आपके बॉडी में खामी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप सेना में भर्ती होने जा रहे हो। इसके बाद है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, हाइट वगैरह भी मायने रखती है। अगर आपको IMA में जाना है, ठीक है, यानी कि आर्मी में जाना है, तो कम से कम 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट। अगर आपको INA में जाना है, ठीक है, सो आपकी कम से कम 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ये लड़कों के लिए है, लड़कियां तो जा नहीं सकती। लड़कियां तो शॉर्ट सर्विस कमीशन में जा रही है तो उनको छूट दी जाती है, लेकिन बाकी जो परमानेंट सर्विस कमीशन में है उनको छूट नहीं दी जाएगी। अच्छा, इसमें भी IMA और INA में अगर आप गोरखा हो, नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो, यानी कि असम, शिलोंग, मेघालय यहाँ से बिलोंग करते हो, गढ़वाली हो, कुमरो हो या लक्षद्वीप से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आपको छूट दी जाती है। लक्षद्वीप वालों को 2 सेंटीमीटर की छूट मिलती है, यानी कि अगर आप 2 सेंटीमीटर कम भी हो तो भी चलेगा। और गोरखा, नॉर्थ ईस्ट, गढ़वाली और कुमरो को 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ आर्मी और नेवी में मिलेगी, एयरफोर्स में नहीं मिलती है। एयरफोर्स में सबकी हाइट कम से कम 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इससे 1/2 सेंटीमीटर भी कम है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। बात समझ में आती है? इसके बाद बात कर लेते हैं सैलरी की। तो ट्रेनिंग, आपकी इसमें ट्रेनिंग होती है। जैसे कि मान लो आपने CDS एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप एयरफोर्स ज्वाइन कर रहे हो, तो एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग होगी वो एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद में होगी, जहाँ पे आपकी 74 वीक्स की ट्रेनिंग होती है, यानी लगभग 17 महीने की ट्रेनिंग होती है। 17 महीने की ट्रेनिंग के दौरान आपको 56,100 रुपये दिए जाते हैं।
ठीक है। और ट्रेनिंग करने के बाद जब आप भर्ती होते हो तो 70,000 से 2.5 लाख तक की आपकी सैलरी होती है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोस्ट पे जा रहे हो। शुरुआत में 70,000 तक सैलरी होगी, और अगर आपने कहीं टफ एरिया में आप जॉब कर रहे हो, जैसे सियाचिन में आपको भेज दिया या बहुत डेंजरस इलाके में भेज दिया, तो वहाँ आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है, 1 लाख तक सैलरी हो जाती है। फिर आगे चल के आप लेफ्टिनेंट, कैप्टन, ब्रिगेडियर और मार्शल, कर्नल, ये सब बनते रहते हो। तो जैसे जैसे आपकी पोस्ट आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे सैलरी आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। 2.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम सैलरी होती है। इसके बाद बात कर लेते हैं इंडियन नेवल एकेडमी का। इसमें अगर आप नेवी चूज कर रहे हो तो इंडियन नेवल एकेडमी शिमला में आपका क्या होगा, ट्रेनिंग होगा, और वो 44 वीक्स की ट्रेनिंग होगी आपकी, लगभग करीबन 10 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी। और ट्रेनिंग के दौरान सेम आपको पैसे मिलने वाले हैं 56,100 रुपये। और इसमें भी जब आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपकी जो सैलरी है वो करीबन इसमें भी जो आपकी सैलरी है वो 70,000 से स्टार्टिंग होती है, और जैसे जैसे आपकी पोस्ट आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे सैलरी इंक्रीज होती है, करीबन 2 लाख तक सैलरी इंक्रीज होती है। लास्ट है आपका IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, जिसमें आपकी आर्मी की भर्ती है। परमानेंट जॉब वालों की हम बात कर रहे हैं। इसमें 18 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के दौरान 56,100 रुपये मिलेंगे, और ट्रेनिंग जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जब आप जॉब करने लगोगे, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 70-80,000 से स्टार्ट होती है, और अगेन आपकी 2.5 लाख तक सैलरी एक्सटेंड होती है, ठीक है। सो आप जो भी चूज कर रहे हो सैलरी लगभग सेम है, डिपेंड करता है कितनी जल्दी आप उस पोस्ट पे गेन करते हो, ये थोड़ा सा वैरी करता है, ठीक है। और रेपुटेशन सब में बहुत अच्छी रेपुटेशन है। ऑफिसर्स की ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो गया में और चेन्नई में होती है। चेन्नई में बॉयज़ और गर्ल्स की दोनों होती है, गया में सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। और ये सिर्फ आर्मी की है, लड़कियां सिर्फ आर्मी में जा सकती हैं, नेवी या एयरफोर्स में नहीं जा सकती CDS एग्जाम के थ्रू, पर आप NDA के थ्रू जा सकते हो, ठीक है। सो NDA की डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, आप देख सकते हो। ये मैंने पूरी डिटेल्स आपको बता दी, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट्स में मेंशन करो, मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार है। NDA वाली वीडियो जरूर देख सकते हो, और अगर NDA वर्सेस CDA पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं या अनूप सर उस पर वीडियो जल्द ही बना देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।